20% more than efficiency of B and 50% more than efficiency of C. If working together they will finish the work in 60 days, then in how many days working alone they will finish the work. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि efficiency of A is 20% more than efficiency of B. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आप किस दो लोगों को कंपेयर कर पा रहे हो, A और B को, और कैसे कंपेयर कर रहे हो, इनका कंपैरिजन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर बी का एफिशिएंसी जितना भी होगा 20% ज्यादा एफिशिएंसी इतना होगा, जहां भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ जाए आप क्या करो, बी यहाँ पर बेस है, उस बेस को आपने 100 मान लिया तो इस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इज 20% मोर ना मोर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी का एफिशिएंसी अगर 100 है तो 100 में 20% ज्यादा होगा, तो 100 पे 20% का मतलब 20 ही होता है, तो 120। ठीक है, इसको आप x मानकर भी बना सकते थे। अगर b की एफिशिएंसी को आपने x बोला तो a की एफिशिएंसी कितना बोलना पड़ेगा, x तो है ही लेकिन x से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो x प्लस 20% का मीनिंग क्या होता है 20/100 इंटू x, और फिर इसको आपने सॉल्व किया तो क्या ये 120x/100 नहीं दिख रहा, और इधर रेशियो में x था, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर 100 इंटू में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x से x कैंसिल हो चुका है, तो ये अल्टीमेटली रेशियो 120:100 ही आना है। तो आगे से आप ये लंबा वाला काम मत करो, आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6:5। सिमिलरली आप सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करो, एंड 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ सी। इस सेंटेंस का मतलब ही है ए का कंपैरिजन सी के साथ है, और पढ़ना कैसे होता है इसे, एफिशिएंसी ऑफ ए इज, ऐसे आपको पढ़ना होता है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज, इसके बाद 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ से A:C, इनका एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, C के एफिशिएंसी को अगर आपने 100 माना तो A का एफिशिएंसी क्या लिखा हुआ है 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ C। C का जितना भी एफिशिएंसी होगा उससे 50% ज्यादा होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेशियो 150:100 होने वाला है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है 3:2। और अब इस रेशियो और इस रेशियो पे फोकस करो। इस रेशियो से आपको क्या निकालना है, इन तीनों का बैलेंस रेशियो, और बैलेंस रेशियो निकालते समय आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस वाले सब्जेक्ट पे जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर A और यहाँ पर A कॉमन है, A कितना यूनिट दिख रहा है 6 यूनिट, और यहाँ पर A कितना यूनिट है 3 यूनिट। तो इस 3 और इस 6 को किसी तरह इक्वेट कर दो, और इसे इक्वेट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो चुका है 6:4 में, और अब आप ज्वाइंट रेशियो लिख सकते हो इन लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर A अगर 6 यूनिट है तो B कितना यूनिट है 5 यूनिट, और यहाँ पर A अगर 6 यूनिट है तो C कितना यूनिट है 4। तो आपका ज्वाइंट रेशियो हो चुका है 6:5:4। यहाँ तक कंफर्म है। इसके बाद फिर से आपका सेंटेंस क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क का एक ना एक स्टेटमेंट जरूर क्वेश्चन में लिखा होता है। इफ, यहाँ से देख लो, इफ वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क इन 60 डेज। साथ में काम करके वो लोग 60 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो साथ में काम करने का मतलब इन सबकी एफिशिएंसी अगर एक साथ आप लगाएंगे 6 + 5 + 4 मींस 6 + 5 + 4, इस एफिशिएंसी ने 60 डेज में काम खत्म कर डाले। तो इनको ऐड किया तो क्या ये 15 दिख रहा है आपको, 15 × 60, और टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी आपको निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो देख लो। देन in how many days working alone they will finish the work। तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन है कितना 15 × 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए का एफिशिएंसी आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है 6 यूनिट, तो आपने 6 से डिवाइड किया तो ये 10 टाइम्स में, और ये आ गया 150। दिस इज योर आंसर, और ये यूनिट क्या होगा डेज में। ठीक है, ठीक उसी तरह बी के बारे में सोचो। टाइम टेकन बाय बी अगर आपको निकालना है, टोटल वर्क डन फिर से तो वही है 15 × 60 और डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी आपको 5 दिख रहा है, तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 180 डेज। एंड टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू 15 × 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 4, एंड 4 से डिवाइड किया तो 15 × 15 225 डेज। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करने के बीच में हमें ये रेशियो निकालने की जरूरत पड़ी। ये क्या है, एफिशिएंसी का बैलेंस रेशियो, और मैं आपको यही कंफर्म कर रहा हूँ कि इस रेशियो पर ही आपको फोकस करना है टाइम वर्क और पाइप सिस्टम के क्वेश्चन में। तो ये रेशियो आप जितनी जल्दी निकालो आपका काम उतना आसान होगा, क्योंकि इसके बाद टोटल वर्क के स्टेटमेंट में पुट करना होता है, और फिर जो भी रिक्वायर्ड टाइम पूछा गया है वो निकालना होता है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हो,
वो स्टेप मैं कंफर्म करने के लिए वापस से इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ठीक है। तो इस बैलेंस रेशियो पर आप और कितने अप्रोच से पहुंच सकते हो वो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, इस ए बी और सी के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। ए इज 20% मोर देन बी, तो अगर आपने बी को 100 मान लिया तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 100 से 20% ज्यादा, तो 120 होगा ना, ये एफिशिएंसी ऑफ ए निकल गया। और इसके बाद जो लिखा है वो ऐसा है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो अगर आप यहाँ पर गलती से सी की एफिशिएंसी को x मान लेते हो तो ये जो 120 है ये एक्चुअली में क्या है, इस x से 50% ज्यादा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 50% ऑफ x। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डायरेक्टली याद करना शुरू कर दो कि कोई भी चीज से 50% ज्यादा हो तो एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना होता है बस। जैसे अगर ये 10% ज्यादा होता तो 110/100 से आप x को मल्टीप्लाई कर देते, अगर ये 20% ज्यादा होता तो 120 120/100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 150/x। और आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायरेक्ट यूज करना सीखो। अगर 50% ज्यादा है तो बस एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है उस वाले नंबर को, ठीक है। अगर 40% ज्यादा होता तो एक इस फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, अगर 30% ज्यादा होता तो 130/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और यही अगर मोर देन की जगह 30% लेस देन होता तो आपको 70/100 से मल्टीप्लाई करना होता, अगर ये 20% लेस देन होता तो आपको 80/100 से मल्टीप्लाई करना होता इस x को। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग डिटेल में परसेंटेज वाले चैप्टर्स में कंफर्म करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि 150/100 इंटू एक्स, इसको जब आपने सॉल्व किया और ये किसके बराबर है, 120 के बराबर, तो यहाँ से x को सॉल्व किया तो 120 इंटू 100 अपॉन में 150 दैट इज इक्वल टू 80। कंफर्म है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया है, 80। और अभी भी आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, तो लंबा लग रहा है तो इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर आप इस c को, जिसको आपने x माना था, आप x नहीं मानते, ये कैलकुलेशन जो अभी हमने किया था वो नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट कैसे करोगे वो समझ लो। ध्यान दो, यहाँ पर b को तो आपने 100 मान लिया तो a का एफिशिएंसी आपने 120 फिक्स कर दिया और आप निकाल रहे हो ज्वाइंट रेशियो सबको एक साथ। तो c के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ a इज 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ c। तो यहाँ a जो 120 है, ये 120 एक्चुअली में c जितना भी है उससे 50% ज्यादा है। इसका मतलब c खुद का 100% होता है, तो 100% से 50% ज्यादा, दैट मीन्स 150%। इस c के नजर से 150% का एक्चुअल वैल्यू 120 है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू 120/150 हो जाएगा। और ये c खुद का तो 100% होता है ना, तब ना उस 100% से 50% ज्यादा, मतलब 150% को हमने इस 120 से इक्वेट किया था, तो परसेंटेज में 150 को 120 से इक्वेट किया, तो ये नंबर खुद का कितना परसेंट होगा, 100%। तो आप 100% का वैल्यू निकाल लो, 100% किसके इक्विवेलेंट होगा, 120/150 इंटू में 100। और जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ चुका है, 80। इसका मतलब c का वैल्यू कितना है, 80। और जब इस रेशियो को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये 0 0 कैंसिल और 2 कॉमन लेके सबको कटाओगे तो 6:5:4 फिर से वही रेशियो आ जाएगा जो रेशियो आपने यहाँ पर निकाला था इस मेथड से। तो कहने का मतलब है बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हैं, बट उस मेथड को आप अप्लाई करने लायक तब बनोगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप हर चैप्टर के उस बेसिक अप्रोच को, जो अप्रोच आपको स्कूल लाइफ में नहीं बताया गया होगा, जैसे बैलेंस रेशियो है या यूनिटरी मेथड से परसेंटेज को रिलेट करना हुआ, या परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करना हुआ, या फ्रैक्शन को परसेंटेज से रिलेट करना हुआ, पूरे अर्थमेटिक सेक्शन में, चाहे वो टाइम वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट लॉस हो, सारे सेक्शन को आप सिर्फ एक यूनिटरी मेथड से बना सकते हो। और लास्ट में इस तरह के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। तो एक एक करके हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि हाँ, ये रेशियो आपने निकाल लिया है और इस रेशियो के बाद आप टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, जो यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, दे ऑल फिनिश द वर्क इन 60 डेज, जो हमने निकाला था, क्योंकि इस रेशियो के बाद आप ऑलरेडी बना चुके हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, टू डू ए सर्टेन वर्क B would take 3 times as long as A and C and C takes twice as long as A and B together. They all together complete the work in 10 days. सब लोग साथ में मिलकर 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। How long
वुड ईच टेक सेपरेटली, सब लोग को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको निकालना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के देखो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक, इस वर्ड का मतलब ही होता है टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हो रहा है, इस वर्ड का मतलब या फिर इस वर्ड का मतलब, आपको ये कंफर्म हो जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बी और इस ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रहा है। जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो दो तरफ का जो कंपैरिजन होता है उसमें एक तरफ कौन है, बी अकेला है, और दूसरी साइड कौन है, ए और सी दोनों साथ में हैं। तो पहले स्टेटमेंट में ये कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा, एक तरफ बी है और दूसरी तरफ ए और सी साथ में है, और ऐसा लिखा है कि कंपैरिजन टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये कैसे पता चला, इस वर्ड से मुझे पता चला या फिर इस वर्ड से मुझे कंफर्म हुआ, ठीक है। तो ऐसा लिखा है, बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी, तो ए और सी को अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो इनको कितना यूनिट का समय लगता है, 3 टाइम्स, तो 3 यूनिट। इन्हें 1 घंटा लगता है तो इन्हें 3 आवर्स लगते हैं, इसे 10 घंटे लगते हैं तो इसे 30 आवर्स लगते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सी टेक्स, फिर से वही वर्ड है, मतलब टाइम के थ्रू कंपैरिजन हो रहा है, सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी, ये दोनों वर्ड मिलकर जो होता है ना, टेक्स फिर लॉन्ग, ये एक्चुअली में टाइम के अकॉर्डिंग ही कंपैरिजन हो रहा है, ये आपको कंफर्म हो जाना है। और कौन कौन लोग हैं, एक तरफ सी है और दूसरी तरफ ए और बी एक साथ है, तो हमने ऐसा लिखा सी इज टू ए प्लस बी टुगेदर। और कंपैरिजन वाला वर्ड कौन सा है, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी इफिशिएंसी का रेशियो आपको इसके बाद निकालना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कैसा लिखा है, सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी, तो ए और बी को अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो सी को कितने यूनिट का समय लगता होगा, 2 यूनिट का। और कभी भी आपके सामने टाइम का रेशियो लिखा हो और इफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो, दो ही लोग हो, तो आप इनके रेशियो को रिवर्स कर दीजिए, 1:3, ये हो गया इफिशिएंसी का रेशियो। ऐसा इसलिए कि अगर वर्क डन कांस्टेंट हो तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी और इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, तो जो भी इनका रेशियो होगा उसका रिवर्स वाला रेशियो इनका होगा। रिवर्स करने का मतलब ऐसा, ये 3 है तो 1/3, ये 1 है तो 1/1, 1 का रेसिप्रोकल ही होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको ये रेशियो पलटा हुआ दिखेगा, इस तरीके से रिवर्स। और ये अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ए और बी के थ्रू। ए को लगते हैं 5 दिन किसी काम को खत्म करने में, बी को लगते हैं 2 दिन किसी काम को खत्म करने में, तो ये टाइम का कॉलम है। इसके बाद आप क्या करते थे, टोटल वर्क को 10 मान लिया करते थे, इनका एलसीएम, और इसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पर इफिशिएंसी का कॉलम लिखते थे, 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो यहाँ देखो 2:5, यहाँ 5:2 अगर टाइमिंग है तो इफिशिएंसी 2:5 आया है ना, तो वही चीज यहाँ पर है, 3:1 है तो 1:3। सिमिलरली यहाँ पर इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, ये 2:1 है तो इनका रेसिप्रोकल मतलब इनका रिवर्स रेशियो इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी एंड इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन व्हेन वर्क डन इज कांस्टेंट। तो अब आपके सामने ये दो रेशियो लिखा हुआ है, बी और ए प्लस सी का रेशियो 1:3 है, फिर C और A प्लस बी का रेशियो 1:2, तो यहाँ पर आपको A:B:C तो निकालना ही पड़ेगा। और ये निकालने के लिए मैंने आपको समझा रखा है कि कभी भी आपको कोई प्रोपोर्शन कॉमन नहीं दिख रहा तो ऐसे सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा जो सब्जेक्ट कॉमन है। तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर वही 3 लोग हैं और यहाँ भी वही 3 लोग हैं, ये तीनों लोग A प्लस बी प्लस सी का ही ग्रुप है और यहाँ भी वही तीनों A प्लस बी प्लस सी का ही ग्रुप है, तो इस ग्रुप ने कितना एफिशिएंसी लगाया, 4। और इस केस में, सेकंड केस में, यही ग्रुप A प्लस बी प्लस सी वाला कितना यूनिट लगा रहा है, 3। तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में ये तीनों ग्रुप एक जगह अगर 4 इफिशिएंसी लगा रहे हैं, एक जगह 3, तो ये तो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि यहाँ 4 यहाँ 3, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस करना। और वो आप कैसे करोगे, वो मैंने आपको बता रखा है कि ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट को किसी तरह इक्वेट कर दो ताकि ऐसा लिखे कि यहाँ भी वही तीनों सेम यूनिट काम कर रहे हैं या इफिशिएंसी लगा रहे हैं जितना यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक रेशियो और यहाँ पर एक रेशियो है, यहाँ से आपको बैलेंस करना है किसी भी हालत में। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोग हैं, ए बी और सी, वो 3 लोग हैं और वही 3 लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये तीनों लोग कुल मिलाकर कितना एफिशिएंसी लगा पा रहे हैं, 4 एफिशिएंसी, और यहाँ पर वही 3 लोग कुल मिलाकर कितना एफिशिएंसी लगा रहे हैं, 3 यूनिट। तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही तरह का सब्जेक्ट अगर यहाँ पर 4 यूनिट लगा रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट, तो यही अनबैलेंस्ड है और इसी को आपको किसी भी हालत में बैलेंस करना है। तो आपने बैलेंस करने के लिए क्या करा, 1:3 है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना यूनिट है,
4 यूनिट एफिशिएंसी लगाई जा रही है, और यहाँ पर 1:2 है, मतलब ये तीनों वही तीनों लोग जो 3 लोग यहाँ पर थे ए बी और सी, वही 3 ए बी और सी यहाँ पर मिलकर कितना यूनिट पेज लिख पा रहे हैं, कितना यूनिट एफिशिएंसी लगा पा रहे हैं, 3 यूनिट। तो आपने क्या करना है, इसी 3 और इसी 4 को किसी तरह इक्वेट कर दीजिए। तो मैंने उसको ऐसे आपको समझाया है कि यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो चुका है, 3:9। ठीक उसी तरह अगर आपने इस 4 से इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो चुका है, 4:8। और अब आप इस रेशियो को ऐसे पढ़ो, तो सबसे पहले तो ये जज कर लो कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना यूनिट दिख रहा है, 12 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 यूनिट लिख पा रहे हैं, और यहाँ पर वही a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट लिख पा रहे हैं, 12 यूनिट ही। तो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस हो चुका है ना। तो अब आपके लिए काम आसान हो चुका है। अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, b ने 3 पेज लिखे, c ने उसमें से 4 पेजेस लिखे। c का प्रोपोर्शन कितना है, 4 यूनिट है, तो c ने 4 पेज लिखें। तो अब आप a का यूनिट निकाल सकते हो कि a का प्रोपोर्शन कितना होता होगा। आप मुझे बताओ, a प्लस सी, इस पूरे ग्रुप का एफिशिएंसी कितना है, 9 यूनिट। a प्लस सी का एफिशिएंसी है 9 यूनिट, उसमें से c कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 9 माइनस 4 दैट इज 5। 5 इज एफिशिएंसी ऑफ a। सिमिलरली आप यहां से भी कर सकते थे, a प्लस बी, इस ग्रुप का एफिशिएंसी कितना दिख रहा है, 8 यूनिट। उस b का एफिशिएंसी कितना है, उसमें से 3 यूनिट। तो 8 में से 3 अगर आपने माइनस कर दिया तो 5 यूनिट a का एफिशिएंसी नहीं आएगा। तो ये करके आपने इन तीनों का एफिशिएंसी निकाला है, और इसके बाद कहीं ना कहीं टोटल वर्क का स्टेटमेंट होता है, और टोटल वर्क का स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। सब लोग साथ में मिलकर 10 दिन में काम खत्म करते हैं। तो साथ में मिलने का क्या मतलब, कुल मिला के 12 एफिशिएंसी आप लगा पा रहे हो, 5 + 3 + 8, 12 एफिशिएंसी ने कितने दिनों में काम खत्म कर दिया, 10 डेज में। मतलब टोटल वर्क कितना होता होगा, 120 पेज लिखने को थे। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग वुड इच टेक सेपरेटली। हर लोग अकेले अकेले कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी और टाइम टेकन बाय सी आपसे पूछा गया है। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, इस टोटल वर्क डन 120 को आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, मतलब 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 24। ठीक उसी तरह टाइम टेकन बाय बी, 120 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, बी के एफिशिएंसी से, मतलब 3 से आपने डिवाइड किया तो 40, और 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 30। ये टाइम टेकन बाय सी निकल गया। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, to do a certain work B would take 4 times as long as A and C। A और C को जितना भी समय लगता है उससे 4 गुना समय ज्यादा लगता है B को। and C takes 2 times more। ये 2 times more का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ, taken by A and B। और A और B को जितना भी समय लगता है उससे दुगना ज्यादा। तो सिर्फ इस वर्ड के कारण थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन। They all together complete the work in 24 days। How long would each take separately। सब लोग को अलग अलग काम खत्म करने में कितने दिन लगते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। उसका क्या मतलब है वो देख लो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, B would take 4 times as long as A and C। यानी A और C एक तरफ है और दूसरे तरफ ये B अकेला है, और कंपैरिजन किस यूनिट के थ्रू हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। टेक एज लॉन्ग एज, इससे आपको समझ जाना चाहिए। तो A और C को अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो B को कितना यूनिट लग रहा होगा, 1। तो इन्हें कितना, 4, क्योंकि 4 टाइम्स है ना। ठीक उसी तरह C टेक्स 2 टाइम्स मोर। यहाँ पर एक तरफ C है तो दूसरी तरफ कौन है, A and B टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया A and B टुगेदर, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 2 टाइम्स मोर। इसका मतलब इसको अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो इन्हें कितना लगता है, 2 टाइम्स मोर, मतलब इसी 1 से 2 ज्यादा, यानी कि एक्चुअली में 3:1। कंफर्म है, ये है इनके टाइम का यूनिट। तो अगर आप ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हो तो आप ऐसा करो, लेट टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू एक्स। आप ए और बी दोनों को साथ में मिलकर जो भी काम करने में समय लगता है उसको आपने एक्स मान लिया। तो सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड सी, यानी कि इस एक्स से ज्यादा लगेगा समय। और कितना ज्यादा, 2 टाइम्स मोर, यानी उसी x का 2 टाइम्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना समय लगा है, 3x, और यहाँ पर x कैंसल आउट होकर 3:1 ही आएगा। तो उसे आप इस यूनिट के रूप में समझ लो, x मानने से आपका टाइम ही वेस्ट होना है।
यहाँ तक कंफर्म है। तो अगर टाइम का रेशियो 4:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:4, और यहाँ टाइम का रेशियो 3:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। तो यहाँ भी आपने इफिशियंसी का रेशियो निकाला और यहाँ भी इफिशियंसी का रेशियो निकाला। इसके बाद आप किसी भी तरीके से A:B:C निकाल लो, और वो निकालने के लिए मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ भी वही 3 लोग हैं, 3 लोग A, B और C, जिन्होंने मिलकर कितना एफिशिएंसी लगाया 5 यूनिट, और यहाँ भी वही 3 लोग हैं A, B और C, इन्होंने कुल मिलाकर कितना यूनिट लगाया 4 यूनिट। तो आपको इनका और इनका प्रोपोर्शन अगर किसी तरह बैलेंस करना है, क्योंकि आप सोच कर देखो ना, एक ही पार्टिकुलर क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C मिलकर 5 पेज लिख रहे हैं और उसी क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C 4 यूनिट लिख रहे हैं, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इनकी एफिशिएंसी तो यहाँ भी और यहाँ भी कुल मिलाकर ओवरऑल तो इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे रेशियो को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये कितना यूनिट हो चुका है 4:16, दैट इज 20, और इस 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना यूनिट हो गया है इंटू 5, तो 5:15, और यहाँ भी टोटल कितना यूनिट हो चुका है 20। देख लो बैलेंस हो चुका है ना। और इस बैलेंस का फायदा आप कैसे उठा सकते हो वो यहाँ पर देख लो। B का प्रोपोर्शन कितना यूनिट दिख रहा है 4 यूनिट, तो B की जगह मैंने 4 यूनिट लिख दिया है। C का प्रोपोर्शन कितना यूनिट दिख रहा है 5 यूनिट, तो मैंने C की जगह कितना यूनिट लिख दिया है 5 यूनिट। और A प्लस C ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप का एफिशिएंसी कितना दिख रहा है आपको 16, और उसमें से C कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो ऑब्वियसली A कितना यूनिट होगा 16 माइनस 5, दैट इज 11। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप इसे, 11 यहाँ से आए हैं ना, और यहाँ पर भी देख लो इस A प्लस B का एफिशिएंसी आपको कितना यूनिट दिख रहा है 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट में से B का एफिशिएंसी 4 यूनिट माइनस कर दिया आपने, 15 माइनस 4, तो ये कितना यूनिट निकल चुका है आपको वही 11 यूनिट। तो ऐसे करके आप कंफर्म हो जाओगे। A, B और C का रेशियो आपके हाथ में है। तो इसके बाद आपसे टोटल वर्क का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। टोटल वर्क का स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ये सब लोग साथ में मिलकर, मतलब कितनी इफिशियंसी 20 इफिशियंसी, 11 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 20 इफिशियंसी को 24 डेज लगते हैं। तो टोटल वर्क के बारे में आप जानते हो ना, इफिशियंसी इनटू टाइम, तो 24 डेज लग रहा है। और इफिशियंसी कौन, दे, यहाँ पर लिखा है ना दे का मतलब सब लोग साथ में मिलकर, कितना इफिशियंसी लगा रहे हैं 11 प्लस 4 प्लस 5, और इस इफिशियंसी को 24 डेज लगा, तो ये कितना 20 इंटू 24 दैट इज 480। 20 इंटू 24 ये है टोटल वर्क। और अब टोटल वर्क के बाद आपने क्या निकालना, सेपरेट टाइमिंग निकालने हैं। तो सेपरेट टाइमिंग निकालना है तो सेपरेट इफिशियंसी से डिवाइड करना होगा टोटल वर्क को। तो टोटल वर्क कितना है 20 इंटू 24, और A का टाइमिंग निकालना है तो आप A से डिवाइड कर दो। जब B का टाइमिंग निकालना है तो आप 20 इंटू 24 को B के टाइम से डिवाइड कर दो और B की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। और C का टाइम निकालना है तो 20 इंटू 24, C का एफिशिएंसी जो भी है 5, उनसे डिवाइड कर दो। तो ये आपका आंसर है। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं, ईच की जगह यहाँ पर मैंने ये लिख दिया B एंड C टेक सेपरेटली। इस B एंड C को कितना समय लगता है काम खत्म करने में, तो आपने क्या निकालना होगा इस केस में, टाइम टेकन बाई B प्लस C टुगेदर। तो टोटल वर्क कितना है 20 इंटू 24, और B और C की इफिशियंसी, ज्वाइंट इफिशियंसी कितना दिख रहा होगा आपको 4 और 5, मतलब कि 9 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C together complete a work in 40 days. If A and B work together, then they take 1/3 less time than that of C takes alone. अगर A और B साथ में काम करते हैं तो 1/3 कम समय लगता है किसके कंपेयर में, C जितना भी टाइम लेता होगा। If A and C work together, then they take 1/4 less time than that of B. उसी तरह का सेंटेंस है, इस बार बस पेयर पलटा हुआ है, यहाँ B है और यहाँ पर A plus C. In how many days B and C working together will finish it. उसी काम को खत्म करने में B और C को साथ में कितना समय लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे वो देख लो। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या टोटल वर्क W का स्टेटमेंट नहीं लिखा, A, B and C together complete a work in 40 days, 40 दिन लगते हैं इन तीनों को। तो ये तीनों मिलकर मीन्स A प्लस B प्लस C इंटू 40 डेज, ये हुआ इफिशियंसी। ए क्या है, ए की इफिशियंसी, बी है बी की इफिशियंसी और सी है सी की इफिशियंसी। तो इस पूरे ग्रुप ने 40 दिन लिए और वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम से आप ये एक्सप्रेशन कंफर्म
इक्वेशन 1। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन दे टेक 1/3 लेस टाइम देन दैट ऑफ सी टेक्स अलोन। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जा रहा है और उस कंपैरिजन में एक साइड कौन है, ए और बी का टीम, और दूसरे साइड सी अकेला। तो आपने यहाँ पर ए प्लस बी को एक साइड रखा और दूसरे साइड सी को अकेला किया। तो यहाँ पर टाइम का कंपैरिजन इस तरीके से है, ए और बी को जितना भी समय लग रहा है वो क्या है, 1/3 लेस टाइम देन दैट ऑफ सी टेक अलोन। तो अगर सी की टाइमिंग को आप टी मानते हो तो इस ए प्लस बी की टाइमिंग क्या हो जाएगी, टी माइनस 1/3 ऑफ टी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2t/3 इस टू में टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो ना। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। तो ये हुआ आपका पहला ए प्लस बी और सी का टाइमिंग का रेशियो। अब ये जो टाइमिंग का रेशियो है इसको निकालने का और भी तरीका था, आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए था। कैसे, वो देख लो। टी मान के या एक्स मान कर तो आप टाइमिंग निकाल लोगे जैसा सेंटेंस कहा गया है, लेकिन आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स के साथ आपका इंटरमीडिएट टाइम भी जाने लगेगा। ठीक है, उस टाइमिंग को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस फ्रैक्शन को समझ लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई फ्रैक्शन लिखा हो, ठीक है, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और उसका डिनोमिनेटर दूसरे वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर 3 है, अगर आप c को ही 3 यूनिट मान लेते तो इस a प्लस बी के बारे में आप कंफर्म हो जाते इस तरीके से। देखो क्या लिखा है, a एंड b वर्क टुगेदर देन दे टेक 1/3 लेस, यानी 3 में से एक कम। मतलब कितना, 3 में से एक कम। 1/3 का मतलब अगर ये 3 है, दूसरा वाला बंदा को टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, तो इस इंसान को 3 में से एक कम लगेगा, मतलब 2 सेकेंड लगेंगे। तो 3 - 1, तो इनका रेशियो कितना, 2:3। और इस कॉन्सेप्ट से आप इसको ओरली निकाल सकते थे 2:3, और यही 2:3 आपने टी मान के भी निकाला था। सिमिलरली अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट पे फोकस करो, देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड सी वर्क टुगेदर देन दे टेक 1/4। अब यहाँ भी वही चीज है, 1/4 लेस टाइम। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो एक तरफ कौन सा टीम है, ए प्लस सी वाला टीम, और दूसरे साइड कौन है, बी है। ठीक है, तो इनके बीच भी कंपैरिजन हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। और मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को आप बाद वाले सब्जेक्ट को समझो, तो डिनोमिनेटर 4 है और बाद में सब्जेक्ट कौन है, बी। तो अगर आपने बी का टाइमिंग 4 सेकेंड मान लिया, तो इस ए प्लस सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है, ए प्लस सी वर्क टूगेदर देन दे टेक, मतलब ए प्लस, इस दे का मतलब ए प्लस सी के बारे में बोला जा रहा है, टेक 1/4 लेस टाइम। यानी अगर उस बाद वाले बंदे को 4 सेकंड लगते हैं तो उस 4 सेकंड में से एक कम लगता है, मतलब लगता कितना है, 4 - 1। तो इनका टाइमिंग कितना हो जाएगा, 4 - 1, दैट इज 3:4। तो ये टाइम का जो रेशियो आपने निकाला है ये आप ओरली निकाल सकते थे, इसी पर आपको फोकस करना है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इस 4 की जगह अगर आप x मानते तो इनका टाइमिंग क्या होता, x - x/4। सॉल्व करके ये 3x/4 आता, और इसका टाइमिंग आपने x माना है, x कट कर ये 4 उधर जाता, तो 3:4 ही आपको दिखता। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप इस फ्रैक्शन के जो मीनिंग होते हैं उनको आप अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद बहुत जगह इस तरह के फ्रैक्शन के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत बड़ा वाला टाइम को सेव करते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, और उसके बाद क्या करना है, ये भी टाइम का रेशियो है और यहाँ भी आपने टाइम का रेशियो निकाला है। तो टाइम के रेशियो के बाद आपको निकालना क्या चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:2। इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, और यहाँ भी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4 है, तो इसको रिवर्स किया तो ये कितना आ जाएगा 4:3। और अब किसी तरह इस रेशियो को और इस रेशियो को आप बैलेंस कर दो, तो ये आपको कितना यूनिट दिख रहा है, कुल मिलाकर 5 यूनिट, और ये कितना यूनिट है, कुल मिलाकर 7 यूनिट। तो मैंने क्या किया, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको इस 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 7 से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखेगा, तो जब आपने इस रेशियो को मल्टीप्लाई किया तो ये देख लो a प्लस बी का प्रोपोर्शन 3 है, तो 7 से 3 मल्टीप्लाई होके a प्लस बी का प्रोपोर्शन कितना हो गया, 7 3 जा 7 × 3 21। तो देख लो यहाँ पे a प्लस बी की जगह मैंने 21 लिखा है, और बगल में मैंने जानबूझ के e लिखा है क्योंकि हमें एफिशिएंसी के रेशियो से मतलब है। और ओवरऑल अब आप देख सकते हो कि ये कितना हो चुका है 35 यूनिट।
सिमिलरली आप यहाँ भी देख लो कि 5 से मल्टीप्लाई करके ये जो 4 यूनिट है A प्लस C का जो प्रोपोर्शन 4 यूनिट है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, वो 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन चुका है 20, और B का जो प्रोपोर्शन 3 यूनिट है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर बन चुका है 15, और ओवरऑल यहाँ भी ये तीनों लोग मिलकर 35। ये 35 को इक्वल करने के पीछे क्या मकसद था, यहाँ भी वही तीनों लोग हैं और यहाँ भी वही तीनों लोग हैं, तो उनका टोटल इफिशियंसी तो इक्वल है। इसका मतलब अब ये बैलेंस रेशियो है, और इस बैलेंस रेशियो से आप A/B/C तुरंत निकाल सकते हो। C का प्रोपोर्शन कितना 14, B का प्रोपोर्शन कितना है 15, और इसके बाद A का प्रोपोर्शन निकालना हो या तो इस पेयर से या तो इस पेयर से आप इक्वल निकाल सकते हो। कैसे वो देख लो। A प्लस B अगर 21 यूनिट है तो उसमें से B कितना यूनिट है 15 यूनिट, तो 21 में से 15 यूनिट माइनस किया तो A का प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 6 यूनिट। अदरवाइज A प्लस C अगर 20 यूनिट है तो उसमें से C कितना यूनिट है 14 यूनिट, तो C अगर 14 यूनिट है और दोनों मिलकर 20 पेजेस लिख रहे हैं तो 20 माइनस 14 करोगे तो A का एफिशिएंसी निकल जाएगा, दैट इज अगेन 6। तो A, B और C का रेशियो आप निकाल चुके हो 6:15:14। तो यहाँ के बाद आपने क्या निकालना है, इस वाले सेंटेंस पे फोकस करो। क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डेज विल B एंड C वर्किंग टुगेदर। तो B और C से काम करवाना है और टाइम निकालना है आपको। तो टाइम का एक्सप्रेशन होता क्या है, आप खुद सोच के देखो। टाइम किसके थ्रू पूछा जा रहा है, B और C से काम करवाना है, और टाइम का एक्सप्रेशन होता है वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। तो आपका वर्क डन कितना है और इफिशियंसी कितना है ये सोचना है आपको। तो इफिशियंसी तो आपको दिख रहा होगा ना, B प्लस C का मतलब क्या होता है, B और C के इफिशियंसी को ऐड कर दो, 15 14 को ऐड किया तो कितना आ गया 29। और वर्क डन का क्या मतलब, क्या यही सेंटेंस है ना इक्वेशन 1 में जो लिखा था आपने, यही तो वर्क डन का स्टेटमेंट है। A प्लस B प्लस C को 40 डेज लगते हैं, तो इन तीनों को जो आपने ऐड किया तो ये कितना दिख रहा है 35, और 35 को 40 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 35 into 40 is equal to 1400 upon 29, that is 48 whole 8 upon 29. This is your answer. Confirm है?